एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उद्यमिता या जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम हमारे इकाई 4 के अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचे हैं, जहां हमें उद्यमिता का अर्थ, उसके विभिन्न प्रकार तथा उद्यमिता के लिए लगने वाले अलग अलग कौशलों का अध्ययन करना है। ये अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारी इकाई 4 पूरी हो जाएगी। तो इकाई 4 के अंतिम छोर पे जब हम आ पहुंचे हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उद्यमिता या उद्यमिता, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है अंग्रेजी में, और उसके विभिन्न प्रकार बहुत सारे हैं, करीबन 25 एक प्रकार है, इसीलिए यहाँ लिखे नहीं है। मैं आपको ओरली मौखिक रूप से समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूंगी और साथ ही साथ आपको पूर्ण रूप का एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी जहां आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसलिए घबराना नहीं है, मौखिक रूप से जितना समझ आए उतना समझना है, पॉइंट्स लिख के रखने और उन पॉइंट्स का पूर्ण विवेचन आपको नोट्स में जरूर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उद्यमिता की ओर। उद्यमिता माने एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या उद्यमिता की बात करें तो यहाँ पे सीधा और सरल अर्थ ये है कि जब आप किसी भी नए क्षेत्र में नवनिर्माण करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए तत्पर होते हो और किसी एक ऐसे नए कार्य को करने का पूरा एक बीड़ा उठा लेते हो जो मतलब इससे पहले कभी न हुआ हो, तो ऐसे चीज को एक एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है या उद्यमिता कहा जाता है। अब इसमें ऐसा ही केवल नहीं बोल सकते कि केवल नवनिर्माण ही होता होगा। कई उद्योग, कई व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जो पहले से अस्तित्व में होते हैं, लेकिन आप उस अस्तित्व में रहने वाले व्यवसाय को अगर फिर से नए प्रकार से करने की कोशिश करते हो, एक नए चार्म के साथ करने की कोशिश करते हो, तो उसे भी हम उद्यमिता ही कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि उद्यमी कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन कहलाएगा। तो उद्यमिता का या एंटरप्रेन्योरशिप का या उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होना चाहिए कि वो जोखिम का स्वीकार कर सके, जोखिम का निर्वाह कर सके, उठा सके जोखिम। मतलब किसी भी नए क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो उस क्षेत्र में, जैसे हिंदी में एक कहावत है कि अगर ओखली में मुंह दिया है तो अब वो दबे चाहे बचे। अब आपने दिया है ना, जोखिम उठाई है ना, तो आप उसका सामना कीजिए। उसी प्रकार से हर एक निर्भीड़ता के साथ आने वाले हर चुनौती को जो आगे जाने की सक्षमता रखता होगा वो उद्यमी कहलाता है। और ऐसे नए चुनौतियों को स्वीकार करके जिस व्यवसाय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद जो प्रयास वहां हुआ उसे उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अब उद्यमिता का अर्थ हमने देखा, इसमें आज के अगर नए दौर की बात करें तो पहले उद्यमिता का पुराने दौर में केवल अर्थ था जोखिम का निर्वाह करना, लेकिन आज के दौर में हम देख सकते हैं कि उद्यमिता केवल जोखिम का निर्वाह करना है क्या? नहीं, तो जोखिम के निर्वाह के साथ साथ नियंत्रण करना, प्रबंधन करना, नियंत्रण और प्रबंधन के साथ साथ प्रशासकीय कामों को भी लेके चलना, ये भी एक उद्यमी के गुण बताए गए हैं। तो इसीलिए नए जमाने के उद्यमी के पास एक सक्षम मैनेजमेंट का, प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ प्रशासकीय भी उसे ज्ञान होना चाहिए और उसे नियंत्रण, और जिसमें हमने जोखिम का भी उल्लेख किया था, ये सभी बातों से अवगत और निर्भीड़ता से सामना करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। अब उद्यमिता के हम प्रकारों पे चलते हैं। बहुत वास्ट है कि ये जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इस प्रकार की अगर हम बात करें तो इस प्रकार में या उद्यमिता के प्रकारों में आपको वर्गीकरण कुछ इस प्रकार दिया है कि मुख्य एक संकल्पना बताई है और उसके आधार पे मान के चलिए जगह के आधार पे उद्यमिता, तो ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र के आधार पे बोलेंगे, शहरी विभाग है, तो ऐसा हमें यहाँ पे वर्गीकरण करके दिया गया है उद्यमिता के प्रकार, या जिसको हम उद्यमिता के प्रकारों का वर्गीकरण भी कह सकते। तो आइए सबसे पहला वर्गीकरण हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वर्गीकरण जो बताया गया है वो प्रबंध शैली के आधार पे उद्यमिता का बताया गया है। अब प्रबंध शैली के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जो उद्यमियों द्वारा अपने श्रेष्ठ कार्य निष्पादन और परिणामों की प्राप्ति के लिए किसी न किसी रूपों में
प्रबंधन विज्ञान को अपनाना आवश्यक होता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आज के दौर में प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैनेजमेंट होना चाहिए आपके व्यापार व्यवसाय का। तो इसीलिए प्रबंधन के आधार पे भी उद्यमिता की जा सकती है। तो प्रबंधन के आधार की उद्यमिता सबसे पहले नंबर की है प्रवर्तनकारी उद्यमिता। प्रवर्तन माने प्रमोशनल एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रवर्तनकारी उद्यमिता को हम ये कह सकते हैं कि इसमें आएगा आपका नया प्रकार खोज के निकाला हुआ। आपने अगर कोई नई एक प्रणाली अवगत कराई है समाज को, व्यापार जगत को, तो आपकी जो उद्यमिता है वो प्रवर्तनकारी उद्यमिता कहलाएगी। उसके बाद दूसरा प्रकार बताया गया है नैतिक उद्यमिता। नैतिक माने रूटीन, नित्य क्रम हम जिसको कहते हैं, रूटीन जिसको कहते हैं, तो रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप। तो नैतिक उद्यमिता क्या कहती है कि नैतिक उद्यमिता मूलतः प्रबंधन व संचालन से संबंधी रहती है और इसमें उद्यमी व्यवसाय की नीतियों को, उद्देश्यों को और कार्यक्रमों की रचना करने के साथ साथ समुच्चय क्रियान्वयन की भी जवाबदारी अपने ऊपर रखता है। क्रियान्वयन मतलब फिर से क्या आया, मैनेजमेंट, प्रबंधन। क्रियान्वयन करना मतलब क्या कि एक रूपरेखा बनाना और उसके ऊपर काम करना, माने फिर से प्रबंधन की प्रक्रिया। इसीलिए आद्य शीर्षक क्या है, प्रबंधन के आधार पर उद्यमिता। और उसका पहला प्रकार देखा प्रवर्तनकारी उद्यमिता, दूसरा प्रकार देखा नैतिक उद्यमिता। उसके बाद तीसरा प्रकार है क्रियात्मक उद्यमिता। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, तो फंक्शनल माने पूरे क्रियाओं का जो संचालन करता है। जैसे हेनरी फेयल के इसमें 14 प्रिंसिपल में आपको एक पूरा ओवरऑल जो व्यू बताया गया है, उसके आधार पे क्रियात्मक रूप से उद्यमिता को आगे बढ़ाने की अगर कोशिश की जाती है तो वो क्रियात्मक उद्यमिता कहलाती है। उसके बाद व्यवहारवादी उद्यमिता भी इसमें कही गई है। किसी भी उपक्रम के कार्य निष्पादन की श्रेष्ठता व्यवहारवादी विज्ञान पर आधारित होती है। मतलब जिसको हम ये बोल सकते हैं कि बिहेवियरल, व्यवहार मतलब क्या है, बिहेवियर, आपका कैसा व्यवहार है। तो व्यवहारवादी उद्यमिता हमेशा मतलब जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है वो मायने रखता है और उसके आधार पे आपकी जो उद्यमिता है वो चलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रकार बताया गया है उद्यमिता का वो है, एक मिनट, उसके बाद का जो प्रकार बताया गया है वो है पूंजी स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता। अगर पूंजी स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता से पहले हम ये देखते हैं कि मैं आपको बता रही थी किताब बंद होने से पहले व्यवहारवादी उद्यमिता के बारे में। तो व्यवहारवादी उद्यमिता में हम ये बोल सकते हैं कि औद्योगिक क्रियाओं में जब कार्य का विभाजन अनुकूलता के हिसाब से किया जाता है, अनौपचारिक समूह का निर्माण मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब यहाँ पे ओवरऑल आप क्या समझ सकते हैं कि उद्यमिता हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है, बिहेवियर पर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद का दूसरा प्रकार है पूंजी स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप। तो अब कैपिटल कौन कौन कितने कितने पैमाने पर लगा सकता है उस पर भी उद्यमिता निर्भर करती है। सबसे पहला इसके पूंजी के आधार पर बताया गया है निजी उद्यमिता। अब निजी उद्यमिता में क्या आएगा, निजी शब्द से समझ आ रहा है कि एक ही व्यक्ति, प्राइवेट है, तो प्राइवेट में क्या होगा कि वो स्वामित्व उस व्यक्ति तक सीमित है, इसीलिए उस व्यक्ति के पास उस जो पर्टिकुलर व्यवसाय है उस व्यवसाय की पूरे जो शस्त्र है, जो पूरे जो उसके हम जिसको बोलेंगे अधिकार है, उस व्यवसाय के पूरे जितने उसके जो कर्तव्य है वो सभी उस व्यक्ति के पास तक सीमित है करके ये जो उद्यमिता होगी ये निजी उद्यमिता कहलाती है। फिर उसके बाद है समूह उद्यमिता। अब समूह उद्यमिता की अगर बात करें तो ये भी हम नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति विशेष उद्यमी है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की संख्या एक से ज्यादा है, समूह में पूरे कार्यों को बांटा गया है। पूंजी भी कैसी होगी, यहाँ पे एक ही व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे समूह के द्वारा पूंजी दी जाएगी, विशेष प्रपोर्शन में दी जाएगी। तो विशेष गुणवत्ता के आधार पर, विशेष गुणोत्तर में, प्रमाण में, जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं, जिसको रेशो भी कहा जा सकता है, उस रेशो में एक बराबर के इसमें सब वहां पे पूंजी लगाएंगे और वो समूह फिर पूर्ण रूप से उद्यमी कहलाएगा। और वो जो व्यवसाय है, जो एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे होगी, या जिसको हम बोलेंगे कि जो व्यवसाय प्रकार होगा वो समूह के द्वारा प्रबंधीकृत किया जा रहा है, इसीलिए समूह उद्यमिता उसे कहा जाएगा। उसके बाद है राज्य अथवा सार्वजनिक उद्यमिता।
अब राज्य अथवा सार्वजनिक उद्यमिता में ये आएगा कि यहाँ पे जो मतलब सरकार के द्वारा जो यहाँ हस्तक्षेप किया जाएगा या सरकार के द्वारा इस व्यवसाय प्रकार में अपना योगदान दिया जाएगा, या सरकार अपना मतलब एक जो जनता का एक अच्छा जिसको वेल विशिंग सोच के या अच्छा सोच के जो हम बोल सकते हैं, तो वहां पे सरकार एंटर करेगी उस व्यवसाय में और सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए राज्य एवं सरकार उद्यमिता भी उसे कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त उद्यमिता, तो संयुक्त उद्यमिता में क्या आएगा, निजी भी और सरकार भी। ये जो समूह उद्यमिता है ये किसी दूसरे पॉइंट में आएगा आगे, मैंने यही आपको समझा दिया, लेकिन पूंजी के आधार पे है निजी उद्यमिता, सरकार वाली राज्य या सरकार द्वारा की गई उद्यमिता और संयुक्त उद्यमिता। संयुक्त उद्यमिता में आपने समझा कि वहां पे क्या होगा, निजी भी लोग मतलब निजी उद्यमिता और सरकार द्वारा की गई जो उद्यमिता है इनकी जो स्वामित्व में क्या होगी, साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी, तो ऐसी जो उद्यमिता कहलाएगी वो संयुक्त उद्यमिता होगी। उसके बाद सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप अपने अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि हमने बीकॉम पार्ट 1 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पे आपने देखा होगा, अकाउंट्स आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपने जानकारी अर्जित की है। तो कोऑपरेटिव रूप से सहकारी तत्वों के आधार पर जो उद्यमिता होती है वो सहकारी उद्यमिता कहलाती है। उसके बाद है विकास या परिवर्तन के दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता। इसमें सबसे पहला है परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता, दूसरा बताया गया है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। तो सबसे पहला परंपरागत, मतलब जिस प्रकार से पुराने जमाने में कर रहे थे आज भी 21वीं सदी में उसी प्रकार से अगर उद्यमिता का निर्वहन करने का यहाँ पे लिया होगा, उन्होंने बीड़ा उठाया होगा, तो वो कौन सी हुई, परंपरागत उद्यमिता। और आधुनिक उद्यमिता क्या है, तो नई तकनीक, नई मशीनरी, नया ज्ञान, नई सब चीजें लगा के अगर उद्यमिता की निर्माण किया जाए तो वो आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता कहलाती है। उसके बाद है उद्यमिता के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है ग्रामीण उद्यमिता। अगर ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय शुरू किया जा रहा है तो ग्रामीण उद्यमिता होगी। शहरी उद्यमिता, अर्बन इलाके में अगर आप सभी चीजों का जहाँ पे पूर्ण रूप से आपको मुहैया की जा सकती है, जल्द से जल्द मिलती है, ऐसे जगह पर अगर आपकी मतलब आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो वो कौन सी हुई, शहरी उद्यमिता। उसके बाद है स्थानीयकरण के आधार पर उद्यमिता। इसमें सबसे पहला है केंद्रीकृत उद्यमिता। अब केंद्रीकृत उद्यमिता क्या हुई, तो ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ क्योंकि ये नया है, बाकी सारी पॉइंट आप अपने मतलब पढ़ के समझ सकते हो या सुन के भी आपके ध्यान में आएगा। जैसे ग्रामीण उद्यमिता तो गांव से जुड़ी हुई, शहरी शहर से जुड़ी हुई, लेकिन केंद्रीकृत या केंद्रीकरण की उद्यमिता क्या है, तो यहाँ पे आप किसी मतलब आप ये सोचोगे कि जहाँ सभी चीजें सही तरीके से मुहैया होगी या चीजों की जो हमें मतलब एक आपूर्ति जो होनी होती है उस आपूर्ति का सोच के आपने एक ही जगह पर अपना पूरा व्यवसाय अगर एक ही जगह पर केंद्रीकृत कर दिया तो उसे कहते हैं केंद्रीकृत उद्यमिता। मतलब जब कुछ विशेष सुविधाओं के कारण अधिकांश एक ही क्षेत्र में या स्थान पर जब आप स्थापित होने की प्रवृत्ति मतलब व्यवसाय स्थापित करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो वो केंद्रीकृत उद्यमिता कहलाती है। उससे ही अपोज में क्या होगा, विकेंद्रीकृत उद्यमिता, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवसाय के जो विभाग है वो अलग क्षेत्र में बने हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपके जो एक डिपार्टमेंट्स है वो बने हैं, तो वो हुई विकेंद्रीकृत उद्यमिता। अब केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत उद्यमिता के बाद हम देखेंगे व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर आधारित उद्यमिता। इसमें व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर सबसे पहली आती है व्यापारिक उद्यमिता, मतलब जिसमें व्यापारिक उद्यमिता में आएगा कि लेन देन, क्रय विक्रय, भुगतान, माल की सुपुर्दगी एवं विक्रय आदि के कार्य का जिसमें विकास किया जाता है, या जिसको हम बोलेंगे व्यापारिक मतलब क्या, ट्रेडिंग से संबंधित सभी बातें जिसमें जुड़ी है वो हुई व्यापारिक उद्यमिता। उसके बाद है औद्योगिक उद्यमिता, जिसमें जिन उद्यमशील प्रवृत्तियों व क्रियाओं के साथ उत्पादन व निर्माण क्रियाओं का संपादन एवं संचालन करने तथा संपूर्ण औद्योगिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार किया जाता है उसे हम औद्योगिक उद्यमिता कहते हैं। उसके बाद है सेवा उद्यमिता। अब सेवा उद्यमिता में क्या आएगा, तो आज संपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में सेवा उद्यमिता का विस्तार
हो रहा है। ऐसी उद्यमिता में सेवा संबंधी कार्यों में उद्यमशील व्यवहारों का भी संपादन एवं निष्पादन किया जाता है। तो अब ये सेवा उद्यमिता कौन कौन सी है ये आपको थोड़ा क्लियर और अच्छे से समझाती हूँ। सेवा माने सर्विसेज, जैसे बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये सेवा में आता है। परिवहन सेक्टर या परिवहन क्षेत्र या जिसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर आप कहेंगे ये सेवाओं में आता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, मनोरंजन, वित्त, बैंक, ये सभी जो क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है छात्रों। क्योंकि देखो आप जब परिवहन की बात करते हैं, आप किसी भी बस में जब जाते हैं तो बस में, जैसे मैं सेलू से वर्धा आती हूँ, तो सेलू से वर्धा आने के लिए मैं 20 रुपए की टिकट देती हूँ। तो 20 रुपए की टिकट मैंने क्यों दी कि मेरा सेलू से वर्धा का जो अंतर है वो मैं बस में बैठ के कर जाऊं। टिकट मैंने किस लिए दी? सेलू से वर्धा जाने के लिए। मतलब मैं वहां मैंने सेवा ली है केवल गाड़ी की। गाड़ी पूरी की पूरी 20 रुपए में मुझे मिली है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे गुड्स का लेन देन नहीं है, वस्तुओं का लेन देन नहीं है, सेवाओं का लेन देन होता है। तो ऐसा जो सेवा का लेन देन, बीमा के इसमें भी आप देखो वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पैसा भरते हो सिक्योरिटी मिलती है। जो बैंकिंग प्रणाली है वो भी वैसी है। स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टर आपको क्या करता है? वो आपको वहां पे एक सेवा प्रदान कर रहा है, आपसे आपकी बीमारी के बारे में जानकारी लेता है और उसमें जो भी सुटेबल दवाएं होती है वो लिख के देता है। केवल एक आप जो 100 रुपए डॉक्टर की फीस देते हो, 200 रुपए डॉक्टर की फीस देते हो, तो उसमें आपको केवल क्या मिलता है? एक दवा लिखी हुई पर्ची मिलती है। उसके अलावा कोई चीज, मेन गुड्स आपने डॉक्टर ने दिया कि आपको मेन गुड मेडिसिन तो हम मेडिकल से लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ने हमें क्या दी? सिर्फ सेवा दी, केवल लिख के दिया। तो ऐसी जो सेवा आधारित उद्यमिता होती है ये भी एक प्रकार है उद्यमिता का। तो ये सब चीजें आती है सेवा उद्यमिता में। उसके बाद है कृषि उद्यमिता, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो कृषि उद्यमिता के अंतर्गत कृषि उद्योग या कृषि आधारित औद्योगिक क्रियाओं का विस्तार एवं विकास किया जाता है, जिसमें डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, पशुपालन भी आता है, बागान या कृषि के जो अलग अलग, जैसे हम जिसको बोल सकते हैं बागान में आएगा कि जैसे आम का बाग है, संतरे का बाग है, सीताफल का बाग है, ड्रैगन फ्रूट का बाग अगर बनाया है, अंगूर की खेती नासिक में बड़ी फेमस है। नागपुर का अगर हम देखें तो संतरा बड़ा प्रसिद्ध है, रत्नागिरी के हापुस बड़े प्रसिद्ध है। तो ये बागान की खेती जो है, तो बागान की खेती करने के बाद एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप भी, रत्नागिरी के कई लोग उनका विदेश तक हापुस जब जा रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर ही है भाई, एग्रीकल्चर में वो एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आती है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप या जिसको हम कृषि उद्यमिता कहते हैं। उसके बाद है आकार के आधार पर भी उद्यमिता होती है। सबसे पहला है लघु उद्यमिता, छोटे पैमाने पर कम लोगों के द्वारा कम पूंजी का निवेश करके कम समय की, या मतलब जिसको हम बोलेंगे कि कम, मतलब हर चीज यहाँ पे कम होती है, छोटी होती है, ज्यादा झंझट नहीं, ज्यादा दिमाग मारी नहीं, कम लोग, कम श्रमिक, कम जगह में काम हो रहा है। ऐसे छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर जब एक व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उसे लघु उद्यमिता कहते हैं। मध्यम उद्यमिता, आकार के आधार पर हम देख रहे हैं लघु, मध्यम और बृहत होगा सबसे बड़ा वाला। तो मध्यम उद्यमिता क्या होगी? जहां पर मध्यम स्तर पर, मतलब लघु यानी कि छोटे से थोड़ा बड़ा, और सबसे बड़ा जो है उससे थोड़ा छोटे पैमाने पर जब व्यवसाय किया जाता है तो उसे मध्यम उद्यमिता कहते हैं। और उसके बाद है कि बृहत उद्यमिता, इसको सबसे बड़ा या बड़े पैमाने की उद्यमिता भी आप कह सकते हो, लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप हम जिसको कहेंगे। लघु और मध्यम उद्यमिता के विपरीत जब किसी भी व्यवसाय में उत्पादन प्रणाली का जटिल होना, अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाना, आधुनिकता एवं मशीन एवं यंत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना, अत्यधिक श्रम संख्या का वहां पे या अत्यधिक श्रमिकों का होना, मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना, बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश करना, ये सभी बृहत, जिसको हम उद्यमिता या लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसके अंतर्गत आती है। उसके बाद है नेतृत्व के आधार पर उद्यमिता। अब नेतृत्व के आधार पर सबसे पहला है वैयक्तिक उद्यमिता। वैयक्तिक माने क्या कि वैयक्तिक उद्यमिता में व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन के समस्त कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे। और दूसरा, ये जो मैंने आपको समूह उद्यमिता यहाँ समझा दी थी ना पूंजी के आधार पे, वो समूह उद्यमिता
नेतृत्व के आधार पे देखी जाती है। तो ये जो समूह का मैंने आपको समझाया था कि लोगों में समूह में बांटी गई है, ऐसे समूहों के आधार पर जब उद्यमिता की जाती है, प्रवर्तकों के नाम से साहसी प्रवर्तक जो है वहाँ के जो अलग अलग लोग हैं उनके नाम से जब व्यवसाय को जाना जाता है, समूह के रूप में जब उद्यमिता का यहाँ पे हम देखते हैं तो उसे समूह उद्यमिता कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग विभाजन किया जाता है, श्रम का विभाजन हो सकता है, पूंजी का विभाजन हो सकता है, वो लोगों में किया जाता है। तो यहाँ प्रिय छात्रगणों, हमने अभी आपने देखा होगा कि मैंने कैसे एकदम रैपिड फायर राउंड के जैसा फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि बहुत ज्यादा है इतना, मतलब और ऑनलाइन लेक्चर्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, उसका यहाँ मैंने ध्यान रखते हुए ईच एंड एवरी पॉइंट यानी कि हर एक पॉइंट आपको देने की कोशिश की है, मतलब अर्थ तो भी आपको समझाया है। और जब अब आपको नोट्स मिलेगा तो आपका काम ये है कि आपको पूर्ण रूप से वहां पढ़ना है। शुक्रिया।